आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए। सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं सब किसी का पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। और आज से हम दूसरे टॉपिक की ओर अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग का ये है लेखांकन की शाखाएं, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं होती है इसके बारे में जानेंगे। आप मेरे पहले का वीडियो देखे होंगे। पहला वीडियो हम लोग बेसिक अकाउंटेंसी देखे, दूसरा वीडियो हम लोग देखे सम वर्ड अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स। उसमें कुछ वर्ड जो है उसमें छूट गए थे, हम आगे की कक्षाओं में उसे कवर करेंगे क्योंकि हमें ज्ञान है कि उसमें कुछ वर्ड है जो महत्वपूर्ण शब्दावली में से कुछ वर्ड है जो छूटा हुआ है। हमने वीडियो देखा और देखा कि उसमें कुछ वर्ड छूट गया, उसको हम आगे की कक्षाओं में, चाहे इसी कक्षा में हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे। आज का टॉपिक है लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन की जो शाखाएं है कितने भागों में बांटा गया है। लेखांकन की शाखाओं को 3 भागों में बांटा गया है। देखो हम इस तरह कॉपी कलम, हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे वीडियो देखने या पढ़ने। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे पहला भाग इसका होता है वित्तीय लेखांकन, दूसरा भाग होता है लागत लेखांकन, तीसरा भाग होता है प्रबंध लेखांकन। पहला भाग को हम लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, उसके बारे में समझते चलेंगे क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ते समय कुछ ना कुछ लिखिए। अगर लिखते हैं तो वो चीज़ आपके लिखने से एक तो पढ़ भी रहे हैं, एक लिख भी रहे हैं, तो दोनों काम होते चला जाएगा और वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। इसको लिखेंगे वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, लेखांकन। दूसरा है लागत लेखांकन, लागत लेखांकन। दूसरा है लागत लेखांकन और तीसरा है प्रबंध लेखांकन। लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब प्रबंध लेखांकन को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसे ट्रेडिशनल रूप से मतलब 3 भागों में बांटा गया है। लेखांकन की शाखाएं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका हो गया वित्तीय लेखांकन, दूसरा लागत लेखांकन, तीसरा प्रबंध लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बच्चे याद रखेंगे कि इसमें जो होता है शुद्ध लाभ हानि का गणना किया जाता है। शुद्ध फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वित्तीय रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड है, तो इसमें शुद्ध लाभ हानि का गणना करना पड़ता है। वित्तीय स्थिति की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके बारे में लिख लेंगे शुद्ध लाभ हानि की गणना, शुद्ध लाभ हानि की गणना करना होता है और इससे संस्था क्या होता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस नाम से समझ में आ रहा है वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या, इससे क्या तात्पर्य है, इसे मतलब किसी संस्था का शुद्ध लाभ हानि गणना करना हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत हम कर सकते हैं। इसे वित्तीय उस संस्था के वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन से क्या होता है, ये निर्माण संस्थाओं में ही प्रयोग होता है। जैसे निर्माण, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग उसी के तहत ये काम में आती है। इसके बारे में लिख लेंगे निर्माणी संस्थाएं, निर्माणी संस्थाएं प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत
क्या करने हेतु हम कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं, मतलब लागत अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो वहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं। कितना माल आया, कितना माल उपयोग हुआ, कितना माल बचा है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत हम उस संस्था का शुद्ध लाभ हानि गणना क्या करते हैं कि संस्था में जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी पूंजी लगे हैं, उसमें मतलब कितना उसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये वित्तीय लेखांकन के तहत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम उस संस्था में देखेंगे, अगर वो निर्माणी संस्था है, कोई चीज़ का प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो उसमें देखेंगे कि उसमें कितने रॉ मटेरियल है, कितने नहीं है, कितना लाना है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम देखेंगे। प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन नाम से ही समझ में आता है, प्रबंधन करेगा। ये प्रबंधन को निर्णय लेने हेतु उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। अगर मैनेजमेंट को प्रबंध लेखांकन के तहत हम ये देखते हैं कि प्रबंधन जो होता है, मैनेजर जो होता है, मैनेजर जो होता है, प्रबंधक को निर्णय लेने हेतु उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। मतलब उस संस्था का जो मैनेजर है, वो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तत्व पता लगाएगा कि उसमें मतलब क्या सुधार करना है, क्या कमियां है, क्या बेसी है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंट के तहत ही देखा जाता है। लेकिन नवीन लेखांकन शाखा है, अभी जो करेंट सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में, पूरे जगह लेखांकन की और भी शाखाएं खुल चुकी है, और उसमें नवीन रूप से हम लोग एचआर के रूप में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, सामाजिक लेखांकन के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, मानव संसाधन का लेखांकन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और उत्तरदायी लेखांकन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये लेखांकन का जो है ब्रांचेज बृहद होते चला गया। अगर समान रूप से देखें तो वित्तीय लेखांकन देखते थे, लागत लेखांकन देखते थे, प्रबंध लेखांकन देखते थे, लेकिन नवीन अवधारणाएं भी आ चुकी है। नवीन लेखांकन शाखा, नवीन लेखांकन शाखा, इसमें भी इसको भी 3 शाखाओं में है। सामाजिक लेखांकन, पहला सामाजिक लेखांकन, मानव संसाधन, लेखांकन, इसे एचआर कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। उत्तरदायित्व लेखांकन, और हम जानेंगे कि इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इसके तहत क्या करते हैं, सामाजिक लेखांकन के तहत हम क्या करते हैं, मानव संसाधन लेखांकन के तहत क्या करते हैं, और उत्तरदायित्व लेखांकन के तहत क्या करते हैं। सामाजिक लेखांकन समाज में श्रम, सामाजिक पंजी, संसाधन, इसका उपयोग हो रहा है नहीं, कैसे हो रहा है, ये चीज़ हम सामाजिक लेखांकन के तहत, सोशल अकाउंटिंग के तहत हम देखते हैं। जिससे समाज का उत्थान हेतु कार्य किया जाता है। समाज का मतलब विकास हो रहा है कि नहीं, समाज में श्रम सामग्री ये सब उपलब्ध मात्रा में है नहीं, सभी को मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ सोशल अकाउंटिंग के तहत देखते हैं। सोशल अकाउंटिंग के तहत इसका इस समाज के लिए ही किया जाता है। समाज में श्रम सामग्री, इसका पंजी, संसाधन, इन सभी का लेखांकन किया जाता है। इसका प्रतिफल जो होता है, प्रतिफल, इसका जो लाभ है, सामाजिक उत्थान है, तो इसका प्रयोग करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, सामाजिक लेखांकन मतलब समाज का लेखांकन करना। समाज में क्या है, समाज में श्रम है, मजदूरी है, सामग्री है, उस समाज का एक पंजी बने, संसाधन उसको पर्याप्त रूप से मिले,
इसको अगर हम लेखांकन रूप से मतलब बढ़िया से सोशल अकाउंटिंग करेंगे, इसका प्रतिफल मिलेगा कि समाज का उत्थान होगा, उत्थान कार्य में इसका सहायक होगा, समाज का हमारा विकास होगा। अब देखिए मानव संसाधन लेखांकन, मानव संसाधन जैसे HR कहते हैं, जो किसी कंपनी या संस्था में अगर कहीं काम करने आप जाएंगे तो HR मैनेजर होते हैं। HR मैनेजर मतलब मानव संसाधन लेखांकन, मतलब वो मानव संसाधन को हायर करना। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉय खट रहे हैं, कितने एम्प्लॉय को हटाना है, कौन एम्प्लॉय हमारे लिए बढ़िया है, कैसे एम्प्लॉय को लेना है, ये सब चीज़ HR पर ही निर्भर करता है। HR इसका क्या करता है, पहचान करता है, पहचान करता है। वो अपने लेखांकन अपने अपने ऑडिटिंग प्रक्रिया द्वारा, अपने अकाउंटिंग प्रक्रिया द्वारा चेक करेगा कि ये एम्प्लॉय हमारे कंपनी या संस्था के लिए सही है या नहीं है, और उसका विनियोग हम करें कि ना करें, ये सब चीज़ HR पर ही निर्भर करेगा। मतलब उसको हम ले या हायर करें या नहीं करें, ये सब चीज़ उसका मूल्यांकन करेगा, वुमेन का मूल्यांकन करेगा। उत्तरदायित्व लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन के तहत हम देखते हैं कि आर्थिक उत्तरदायित्व, इसमें इसके तहत आता है कि आर्थिक उत्तरदायित्व हमारा क्या है। ये चीज़ आर्थिक लेखांकन के तहत देख रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं आर्थिक उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व कार्य होना समान। मेरा आर्थिक उत्तरदायित्व का मतलब हमें किस तरह समाज में मतलब पैसे को खर्च करना है, कैसे उसको बचाना है, ये सब आर्थिक उत्तरदायित्व के तहत आते हैं, आर्थिक उत्तरदायित्व के तहत आते हैं। शॉर्ट में देख लेंगे अभी जो हम लोग पढ़े, पहले हम लोग देखा लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। इसे समान रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का शुद्ध लाभ निर्गणन करना होता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का निर्माण संस्थाओं को प्रति इकाई लागत का निर्माणी संस्थाओं में ही प्रयोग होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रबंध अकाउंटिंग मतलब किसी संस्था है उसमें प्रबंधक मैनेजर का भी मेन रोल होता है, भूमिका होता है। वो निर्णय लेता है कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कंपनी के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, सब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही निर्भर करता है। नवीन अवधारणा के तहत हम इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग का प्रयोग हो रहा है। HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, ये तीनों का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। सामाजिक लेखांकन समाज में श्रम सामग्री पंजी इत्यादि है कि नहीं, इससे इसका अगर हम अकाउंटिंग करेंगे, अगर बढ़िया से इसका संसाधन रख रखाव करेंगे, इसका लिखित रूप से ब्यौरा रखेंगे, तो इससे हमारे समाज का उत्थान में कार्य होता है, उत्थान करेगा और ये उत्थान होगा। मानव संसाधन लेखांकन में हम देखते हैं कि अगर हम HR अगर बढ़िया है तो उस कंपनी के लिए अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ कर लाएगा, और जो अच्छा एम्प्लॉय नहीं है उसको हटा देगा, हायर करेगा, और उसको हटाने का काम HR का होता है। मानव संसाधन लेखांकन में तो आता है। उत्तरदायित्व लेखांकन में हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं उस समय से कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, आर्थिक उत्तरदायित्व, तो उसका सही से बचत कर रहे हैं कि नहीं, उसका मतलब जहाँ उपयोग होना चाहिए उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पेज को पलटेंगे। लेखांकन अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम एक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम अकाउंट है, तो उसका क्या उद्देश्य है, इसका मतलब हमारे कोई भी सब्जेक्ट होता है उससे समाज में किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य होता है, तभी किसी बच्चे को या छात्र को पढ़ाने का सजेशन NCERT द्वारा किया जाता है या हमारे राज्य या देश द्वारा किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य देखिए, कोई भी चीज़, इस कॉमर्स विषय का मेन उद्देश्य है व्यापार से, ठीक, व्यापार से, आर्थिक क्रिया से, आर्थिक क्रिया। देखिए आर्थिक क्रिया सभी के लिए जरूरी है। आज हम कोई अगर साइंटिस्ट बन जाए या कोई बिजनेसमैन बन जाए या कोई भी चीज़ बन जाए, तो हमें मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक, मतलब मेरा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मेन मोटिव क्या है कि पढ़ेंगे तो एक अच्छा नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो हमारा आर्थिक स्थिति ठीक होगा, आर्थिक स्थिति। इसलिए हर किसी को कम से कम कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। आपने देखा होगा गांव में या शहरों में कि कोई व्यक्ति बहुत कमाता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो उसका सही से रख रखाव नहीं कर पाता है।
फिर भी वो मतलब कोई तो देखिएगा कि तो उसका आर्थिक स्थिति इतना बढ़िया है, कम ही कमाता है, लेकिन उनका इकोनॉमिकल स्टेटस धीरे-धीरे ग्रोथ होता है। अब किसी को देखिएगा कि उसका इकोनॉमिकल स्टेटस ग्रोथ ना होकर उसका डिक्लाइन होता है, क्योंकि वो अ अ, फाइनेंशियल उसके पास नॉलेज नहीं है कि उसको मतलब कैसे उसको देखभाल करना है, कैसे उसको किस तरह इन्वेस्ट करना है, क्या करना है कि उससे हमको वृद्धि मिले, ना कि उससे हमको नुकसान हो। इसलिए हर किसी को आर्थिक ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। यही कमी रह जा रहा है बच्चों में कि वो अलग-अलग सब्जेक्ट के ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन आर्थिक ज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि पेट चलाने के लिए पेट चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत, तो हमें पैसे का ज्ञान नहीं होगा, पैसे का ज्ञान नहीं होगा और उसका कैसे हम रख रखाव करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो वो पैसा कमाएगा सही, पैसा कमाएगा सही, लेकिन उससे उसका वृद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी हर किसी को, हर गृहिणी को, हर घर के वो मेन सदस्य को कम से कम आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। चलिए इसमें देखेंगे व्यावसायिक लेन देन का लेखा करना। इसका देखिए लेखांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक लेन देन का लेखा करना। व्यावसायिक लेन देन ट्रांजैक्शन का गणना करना। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक। और एक दो तीन उद्देश्य हम लोग लिख लेंगे। इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्यापार का, व्यापार की सही सही लाभ हानि हानि ज्ञात करना या पता लगाना। व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये लेखांकन से ही हमें पता लग सकता है। इस तरह हम मतलब अनुमान तो हम कुछ बता नहीं सकते कि व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है? सही आर्थिक स्थिति सही आर्थिक स्थिति की जानकारी अगर किसी कंपनी है, कोई संस्था है, उसका सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है या जानकारी प्राप्त करना है, तो उसका अकाउंटिंग देखना पड़ेगा हमें, उसका लेखांकन देखना पड़ेगा। इसे हम देख कर नहीं मालूम कर देंगे कि ये कंपनी अभी लाभ कमाएगी या हानि होगी, या हानि में चल रही है या मतलब या प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। ये सही जानकारी हमें कैसे पता होगा? इसकी सही अकाउंटिंग से, इसके सही लेखांकन प्रणाली से इसका लेखांकन हम देख कर पता लगा सकते हैं कि इसकी सही में आर्थिक स्थिति क्या है, ये कंपनी डूबेगी या कंपनी ग्रोथ करेगी। ये सब चीज़ हम इसके लेखांकन से ही पता लगाया जाता है। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर जो ऑडिटिंग हम लोग देखेंगे, ऑडिटर क्या होता है? यही लेखांकन द्वारा जो भी लेखांकन किया गया रहता है, अकाउंटिंग किया रहता है, उसका ही जांच करता है और ऑडिटर ही पता लगाता है कंपनी में कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितनी लॉस हो रही है, यानी जो अकाउंटिंग हुआ है सही रूप से हुआ है कि नहीं, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया है गया है कि नहीं, ये सब चीज़ ऑडिटर के द्वारा जांच किया जाता है। हाँ, अभी अकाउंटिंग पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, इसके तहत ऑडिटर भी माना जाता है, ठीक। चौथा, उपयोगकर्ताओं को सब कराना, उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना प्राप्त करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट। क्योंकि उपयोगकर्ता कौन हो सकता है? उस कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, मतलब उसके पार्टनरशिप हो सकते हैं। अगर कोई संस्था चल रहा है, उसमें कई प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, मतलब उसके पार्टनर होते हैं, मिल के उस कंपनी को चलाते हैं। मान के चलो कोई हम पूंजी केवल लगा दिए, और कुछ कुछ जो पार्टनर है उस कंपनी को रन कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन सही रूप से सब किसी को जानकारी देना है कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, कंपनी अच्छे से चल रही है कि नहीं, पैसे के सही लेन देन हो रहा है कि नहीं, पैसे सही जगह उपयोग हो रहे हैं, ये चीज़ हमें लेखांकन से ही पता लगता है। उपयोगकर्ताओं की आवश्यक सूचना उपलब्ध उपलब्ध कराना, जैसे उसके शेयर होल्डर को सही सूचना प्राप्त करना, ये लेखांकन का मेन उद्देश्य होता है। पहले का मेन उद्देश्य होता है व्यवसाय लेन देन की गणना करना, पहले गणना करता है, फिर व्यवसाय की सही लाभ हानि ज्ञात करना इसका
मेन उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना कि इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, इसके पास पूंजी है कि नहीं है, उपयोगकर्ता की आवश्यक सूचना प्राप्त करना, मतलब उपयोगकर्ता जो उसमें पूंजी लगाया है, जो उसका पार्टनर है, वो सही से मतलब कंपनी में काम हो रहा है कि नहीं, किसी पैसा का हेरा फेरी तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ पता लगेगा लेखांकन प्रक्रिया से। ठीक है, लेखांकन की मेन ऑब्जेक्ट होता है ये। अब देखेंगे इसके आगे देखेंगे लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन चक्र, आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। लेखांकन प्रक्रिया, बच्चों अभी हम लोग थ्योरेटिकल देख रहे हैं, एक दो कक्षा में ये थ्योरेटिकल खत्म होगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग आ जाएंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेखांकन की प्रक्रिया क्या होता है, लेखांकन की प्रक्रिया मेन ऑब्जेक्ट तो ये होता है, लेकिन लेखांकन की प्रक्रिया क्या होता है, इसका प्रक्रिया देखेंगे। पहला आइडेंटिफिकेशन, हम लोग डाउन करते चलेंगे, पहचानना, पहचान, पहले पहचान करें, वित्तीय प्रकृति के लेन देन की पहचान करेगा। देखो लेखांकन में केवल वित्तीय लेन देन ही लिखा जाता है, ये नहीं कि कुछ लिख दी, ऐसा नहीं। इससे मुद्रा का लेन देन हो रहा है, जहाँ मुद्रा का लेन देन हो रहा है, जहाँ मुद्रा का इम्पोर्टेंस है और जहाँ पूंजी से रिलेटेड है, उसी का ये पहचान करता है लेखांकन। ठीक, लेखांकन पहचान करना, फिर क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, वित्तीय प्रकृति के लेन देन, ये जो लेन देन हो रहा है वित्तीय प्रकृति की है कि नहीं। लेन देन ये पता लगाता है। फिर क्या होता है, पहचानने के बाद क्या करता है, अभिलेखन, अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग, उसको लिखता है, लिखता है, उसका लिखने का प्रारंभिक कहाँ लिखता है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन कौन होते हैं, जनरल होते हैं, सहायक भैया होते हैं, सब्सिडरी, जनरल, सहायक भैया, जनरल और सहायक भैया सब्सिडरी बुक में लिखता है। पहले वो पहचान किया कि ये वित्तीय लेन देन है कि नहीं, वित्तीय लेन देन पहचान लिया, आइडेंटिफाई, फिर उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड मतलब प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में लिखेगा, जनरल में लिखेगा या सहायक भैया में लिखेगा। उसके बाद क्या करता है, वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफिकेशन जो करेगा, पहले तो लिख लिया जनरल में, सहायक भैया में, क्लासिफिकेशन वो कहाँ करता है, प्रधान पुस्तक में, प्रधान पुस्तक में या मुख्य पुस्तक में, जैसे मुख्य या प्रधान पुस्तक, मुख्य प्रधान पुस्तक कौन होते हैं, खाता बही होता है भाई, जिसे इसे लेजर करते हैं, लेजर में लिखता है। ठीक, वर्गीकरण करने के बाद उसका काम क्या होता है, सारांश निकालना, समरी निकालना, वर्गीकरण करने के बाद सारांश निकालता है, समरी, समरी निकालता है, समरी कहाँ निकलता है, तलपट, तलपट, इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल, ठीक है, यहाँ तक में। सारांश निकालने के बाद परिणाम, रिजल्ट, उसका रिजल्ट निकालता है, सारांश निकालने के बाद हाँ, रिजल्ट,
रिजल्ट का वित्तीय विवरण अंतिम खाते तैयार करता है। फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट उसे कहते हैं अंतिम खाता, अंतिम खाते तैयार करता है। ठीक, उसके बाद जब अंतिम खाते तैयार हो तब अंतिम में क्या होता है, जांच होता है। जांच ये जितने भी क्रिया होते हैं सही है कि नहीं उसे जांच होता है। ऑडिट, लास्ट में ऑडिट होती है। जैसे परिणाम जो रिजल्ट देता है वित्तीय विवरण अंतिम खाते, व्यापार खाते, इसमें व्यापार खाते भी आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आते हैं, लाभ हानि खाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, लाभ हानि खाते आते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट आते हैं। ठीक, यहाँ तक हम देखें लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन चक्र इसी तरह पहले पहचान करेगा वित्तीय प्रकृति का लेन देन है कि नहीं। अगर पहचान लिया कि वित्तीय प्रकृति का लेन देन है तो उसका अभिलेखन करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग कहाँ करेगा, प्रारंभिक लेखन पुस्तकों जैसे जनरल में, सहायक बहियों में, इसमें क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। पहले जनरल बनाएगा, फिर जर्नल एंट्री करेगा। ठीक, फिर उसका जर्नल एंट्री करने के बाद अलग अलग उसका वर्गीकरण करेगा। कैश बुक अलग खोलेगा, किसी कैपिटल अकाउंट अलग खोलेगा, परचेज अकाउंट अलग खोलेगा, सेल्स अकाउंट अलग खोलेगा। ये सब कहाँ वर्गीकरण करके क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग उसका खाता बही बनेगा लेजर का था। अब खाता बही बनाने के बाद इसका अशुद्धियों को सारांश मतलब ज्ञात करेगा कि इसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं है, वो तलपट के तहत करेगा। सारांश निकालने के बाद उसमें तलपट से देखेगा कि उसका जो मेन बैलेंस है वो उसके बुक में जितने भी बैलेंस है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। सारांश निकालने के बाद रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट निकालेगा परिणाम किस पे लिख लेगा, वित्तीय विवरण निकालेगा। उसमें अंतिम खाते हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, व्यापार खाते होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, लास्ट में बैलेंस शीट निकाल कर उसका समापन करेगा। फिर क्या होगा, ये सारी क्रिया हो जाने के बाद ऑडिटर द्वारा उसका जांच किया जाता है कि जितने भी क्रियाएं होते हैं ये सही हुए है कि नहीं। जो बाबू हम लोग देखेंगे ये पहचानना, अभिलेखन, वर्गीकरण, ये जो तीनों क्रिया है यही पुस्तपालन कहलाता है। ये फर्स्ट है पुस्तपालन, बुक कीपिंग। ठीक है, ये पहचानना, अभिलेखन, वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। सारांश निकालना और परिणाम ज्ञात करना, ये सारांश निकालना, परिणाम ज्ञात करना, ये अकाउंटिंग के तहत आता है। लेखांकन, अकाउंटिंग। हम लोग दूसरी कक्षाओं में शायद पढ़े हैं कि पुस्तपालन कोई भी कर सकता है, बुक कीपर साधारण आदमी भी कर सकता है। एक जो कॉमर्स के जानकार नहीं है वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं होता है। इसमें केवल जो पैसा आया उसको किधर लिखना है, गया उधर किधर लिखना है, ये चीज़ ही केवल करना रहता है, जोड़ घटाव करना रहता है। जो जनरल सहायक बहिया में होती है और खाता बही लेजर में होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग साधारण आदमी द्वारा नहीं होगा। इसे कॉमर्स के ज्ञान होना ही चाहिए, और उसमें कई प्रकार के टर्म आते हैं, ये चीज़ उसको देखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस सब किसी से नहीं बनेगा, और वित्तीय विवरण भी हर किसी से नहीं तैयार होगा। इसे कॉमर्स के जानकार द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक, जांच जो होता है तीसरा पार्ट होता है, जो आप लोग के 11th के चैप्टर में नहीं है, 12th में देखेंगे, अंकेक्षण। ऑडिटिंग, ऑडिट, यह तीन चीज़ हमको देखना है। 11th की कक्षाओं में हमें मुख्य रूप से आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समरी और रिजल्ट, ये मुख्य रूप से देख लेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पहले हम लोग देखें लेखांकन का उद्देश्य। लेखांकन का क्या उद्देश्य है, व्यवसाय लेन देन की गणना करना, लाभ हानि ज्ञात करना, और उसकी आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, और उपयोगकर्ता जो उसके लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कर। लेखांकन की प्रक्रिया हम लोग देखें, इसका लेखांकन की प्रक्रिया यही प्रक्रिया है, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सारांश, समरी निकालना, परिणाम, रिजल्ट ज्ञात करना, अंतिम में बैलेंस शीट ज्ञात करते हैं। ठीक, कंपनी का अंतिम में बैलेंस शीट ही ज्ञात किया जाता है कि बैलेंस शीट से सारा जानकारी हो जाता है। बैलेंस शीट हर साल के वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ये वित्तीय वर्ष के अंत में ही बनाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में। वर्ष क्या होता है,
वर्ष जो होता है एक कैलेंडर वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है। हम क्या बोले, वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है कैलेंडर वर्ष, ठीक। अब वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक। वित्तीय वर्ष कभी भी किसी कंपनी का समापन या उसका वर्गीकरण या बैलेंस शीट तैयार करता है वित्तीय वर्ष से तैयार किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही उसका लास्ट बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्लास ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो